नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब शुरू हो रहा है मुकाबला। अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। इंडिया टीवी को जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पिछली बार की तरह ही उत्तर प्रदेश में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। वही फॉर्मूला रिपीट किया जाएगा। लेकिन अभी तक कौन डिप्टी सीएम होगा, वो नाम कौन है, कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इसके पत्ते नहीं खोले गए हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य होंगे? क्या दिनेश शर्मा एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? बेबी रानी मौर्य का नाम भी इस रेस में आगे बताया जा रहा है। ऐसे कई सारे और नाम हैं, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अंदर से कोई जानकारी अभी तक निकलकर बाहर नहीं आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिसे भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे 2024 के फ्रेम में सेट करके देखा जा रहा है। हम आपको लखनऊ ले चलेंगे, विधायक दल की बैठक का अपडेट भी देते रहेंगे और योगी 2.0 की फाइनल पिक्चर क्या होने वाली है उस पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी, समाजवादी पार्टी की ओर से देखिए इस बार क्योंकि विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव, अब वो सांसद नहीं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। एक विधायक की जिम्मेदारी, सदन में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी वो निभाने वाले हैं। इसलिए इस बार विपक्ष भी क्या पहले से ज्यादा बेहतर, पहले से ज्यादा मजबूत सदन में दिखाई देगा, ये आने वाला समय बताएगा। शशांक यादव समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट सीपी राय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 मेहमान तो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं हमें फ्रेम में। संबित जी बहुत स्वागत है आपका, शशांक जी, सीपी राय जी आपका भी बहुत स्वागत है, और मेरे सहयोगी रुचि हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। और मैं सबसे पहले रुचि आप ही से ये जानकारी चाहती हूं कि आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? क्या इस बार कोई नया चेहरा शामिल किया जाएगा? पुराने कितने कैबिनेट मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा? आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जो पुरानी कैबिनेट थी योगी सरकार में, उसमें 11 मंत्री हार गए हैं, जिसमें एक केशव प्रसाद मौर्य हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो पिछड़ों के ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं तो उनको दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो 10 मंत्री और हारे हैं उनका दोबारा मंत्री बनना बहुत मुश्किल है। 3 जो मंत्री थे योगी सरकार में वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे इलेक्शन के ठीक पहले। तो इस तरह से ये संख्या 13 हो जाती है। अगर केशव मौर्य को छोड़ देते हैं तो करीब 1.5 दर्जन हमें नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। अब जो पुराना मंत्रिमंडल था उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका दोबारा मंत्री बनना एक तरह से आप कह सकती हैं तय है। उसमें सतीश महाना है, सूर्य प्रताप शाही के लिए कहा जा रहा है, ब्रजेश पाठक हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, एक लंबी लिस्ट है। लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं जिनका मंत्री बनना कहा जा रहा है कि दोबारा से तय है। जयप्रताप सिंह हैं जो हेल्थ मिनिस्टर थे, श्रीकांत शर्मा जैसा मैंने बताया आपको, नंद गोपाल नंदी हैं, अनिल राजभर हैं जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराया है। इसके अलावा नए चेहरों के जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें असीम अरुण हैं जो IPS थे, जिन्होंने VRS लिया, कानपुर में पुलिस कमिश्नर थे। वो क्योंकि जाटव हैं और बीजेपी चाहती है कि जाटवों का एक बड़ा चेहरा सामने आए। बेबी रानी मौर्य का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, तो हम सुन रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम की रेस में भी आगे चल रहा है। जी हाँ, उनको कहा जा रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सुरेश खन्ना जो पिछले मंत्रिमंडल में थे वो 9 बार के विधायक हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अब जो नए नाम हैं, दयाशंकर सिंह हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अदिति सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और महिलाओं का क्योंकि प्रतिनिधित्व इसमें ज़्यादा होगा तो कई महिलाओं के नाम भी चल रहे हैं जिसमें अदिति सिंह भी हैं। अच्छा, अदिति सिंह से जब विशाल ने, हमारे सहयोगी ने बात की, उनसे बोला कि आप सही से बताइए कोई फोन आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए मेरे पास कोई फोन नहीं आया है। अब ये बात तो तय है कि अगर फोन आया भी होगा तो इस वक्त कोई विधायक बताने वाला नहीं है कि कौन जो है मंत्री बनने जा रहा है या कौन नहीं बनने जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित जी, अब देखिए इस वक्त लखनऊ में माहौल बहुत ही ऊर्जामय है। अगर हम ये कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, लेकिन हमारे लिए तो सवाल वहीं खड़ा है। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन पूरी कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा? क्या ये वो स्वरूप होगा जो 2024 के फ्रेम में भी सेट होगा? मीनाक्षी जी, बड़े लोग कह के गए हैं और अध्यात्म भी कहना है, अध्यात्म में भी मानना है, श्रद्धा और सबूरी। हमें श्रद्धा रखने की आवश्यकता है कि जो होगा ठीक होगा, और सबूरी अर्थात
सब्र रखने की आवश्यकता है, पेशेंट रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कुछ चंद घंटों का ही विषय है। आज चर्चा होगी और कल इसी चैनल पे यहीं बैठकर हम सभी लोग चर्चा कर रहे होंगे नए मंत्रिमंडल का, शपथ ग्रहण समारोह का, किस प्रकार से ये बहुत अच्छे से हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। आपने कहा लखनऊ में माहौल बड़ा खुशनुमा है, बड़ा अच्छा है। स्वाभाविक है, 5 वर्षों तक माहौल अच्छा रहा, माहौल विकास का रहा। इसी कारण से आज पुनः इस प्रकार का एक माहौल बन रहा है। और मीनाक्षी, मैं कंक्लूड करूंगा इतना ही कह के कि आज भारतीय जनता पार्टी के जहां भी सरकार हैं या जहां भी नए सरकार बन रहे हैं, कोई लीकेज नहीं होता है कि किसी को पहले से खबर हो कि कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किस प्रकार का फेरबदल होगा, किस प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। वो जमाना जो कांग्रेस पार्टी का था, जिसमें हमने राडिया टेप्स भी देखे थे, जिसमें हमने ये सब फेरबदल पहले से ही टीवी पर घोषित होते हुए देखे थे, आज वैसा नहीं है। ये अपने आप में लोकतंत्र की एक अनूठी और एक अच्छी कहानी, एक सशक्त कहानी बयां करती है। बहुत खूब संबित जी। हमारे साथ शशांक यादव भी जुड़े हुए हैं। देखिए शशांक जी, इस बार अगर सरकार बड़ी मजबूती के साथ, मतलब अगर मैं कहूं कि एक बैंक के साथ वापस अपने सत्ता में आई है, योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे पर चुनाव जीत कर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और अखिलेश यादव अब इस लड़ाई को एक लंबे स्तर पर ले जाना चाहते हैं और वो खुद विधानसभा में विपक्ष के चेहरा उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। तो ये भी स्वागत योग्य कदम है। इस बार आप क्या उम्मीदें और किन आकांक्षाओं के साथ विधानसभा में पहुंचेंगे? देखिए, पार्टी ने अपने जो भी मंशा है या जो भी तरीका है जिम्मेदार विपक्ष का, वो पहले ही तय कर दिया और संभवतः इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि माननीय अखिलेश जी विधानसभा में रहेंगे। नई सरकार है, नए उसमें रिपीट हुए हैं, जनादेश आ चुका है और काफी हद तक चुनाव बाइपोलर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ेंगी और हम इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। पहले वाला ही तरीका रहता है या कोई परिवर्तन लाते हैं? तो जो भी बोलेंगे, जो करेंगे, उसी के आधार से अपनी रणनीति तय करेंगे। मंत्रिमंडल में क्या लेते हैं, किसको लेते हैं, ये इनका अपना इंटरनल मैटर है। हम तो इनके कामों पे नजर रखेंगे और कायदे से नजर रखेंगे। बहुत खूब। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वैसे तो आप दोनों ही दल कई बार दो हाथ कर चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा की तस्वीर कुछ अलग होगी। मेरे ख्याल योगी आदित्यनाथ को जवाब देते भी सुनना अच्छा लगेगा और अखिलेश यादव को सवाल पूछते भी सुनना अच्छा लगेगा। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से ही। लखनऊ में बड़ी गहमा गहमी है विशाल। वैसे तो फोर्सेस भी इस वक्त कुछ बताने से बच रहे हैं और कितने टाइट लिप्ड हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी विधायक हैं, ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जो सूत्र हैं वो निश्चित तौर पर इस समय जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दबी हुई जबान में। जो हमारे पास छन छन की जानकारी आ रही है वो यही है कि इस बार कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, इसको लेकर के स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन 45 से 46 मिनिस्टर्स इस बार हो सकते हैं और महिलाओं को प्रतिनिधित्व इस बार मिल सकता है, जिनकी संख्या लगभग आधा दर्जन बताई जा रही है। उसमें युवा भी होंगे, उसमें जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी रखा जाएगा। साथ ही साथ जो पिछली बार का फॉर्मूला था 2 डिप्टी सीएम का, वो बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस बार भी फॉर्मूला वही अपनाया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे और करीब करीब नाम भी वही होंगे, ऐसा हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमको इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं लोकभवन की ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां हलचल इस समय थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका आने का जो कार्यक्रम है वो किसी भी समय यहां आ सकते हैं। देखिए आप सामने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। राधा मोहन सिंह यहां पर मौजूद हैं, लखनऊ के डीएम मौजूद हैं, यहाँ पे लखनऊ के कमिश्नर मौजूद हैं, एसीएस होम अवनीश अवस्थी यहां पर मौजूद हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त यहां पर आगमन होगा गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के पर्यवेक्षक भी हैं। उनके साथ मौजूद होंगे रघुवर दास, जो कि अंदर जाएंगे, जो कि विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें एक औपचारिकता निभाई जाएगी योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुन करके। तो निश्चित तौर पर सबको इंतजार है लोकभवन में शुरू होने वाली इस बैठक का, लेकिन चूंकि यहाँ हलचल बढ़ गई है, अधिकारियों को मूवमेंट तेज हो गया है, जैसे कोई और नई तस्वीर आएगी हम विशाल तुरंत आपके पास पहुंचेंगे। शिवम त्यागी और सीपी राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, देखिए लगातार चर्चा ये चलती रही कि पिछली मर्तबा
ये जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने जीत हासिल भी की। लेकिन इस बार जिम्मेदारियां भी और चुनौतियां भी इस सरकार के लिए और बड़ी हो गई हैं। पहले तो जो योजनाएं चल रही थी उन्हीं का क्रियान्वयन करना है और वो तमाम वादे जो घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे उन्हें भी पूरा करना है। मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक बात घोषणा पत्र में चुनावी वादों को पूरा करने की है, भारतीय जनता पार्टी शायद इस देश में, संबित जी की जो पार्टी है, शायद इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसने कभी 1952-53 में भी जो प्रोमिसेस किए थे वो आज 2022 में भी भूले नहीं है, 19 में भी भूले नहीं है और वो अभी भी पूरे कर रहे हैं। इसका मतलब एफिशिएंसी तो बहुत शानदार है ही। जहां तक बात नेतृत्व की है, मुझे लगता है कि इस देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो या फिर कहीं पर भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु देश का सबसे बड़ा चेहरा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी अपनी एक छवि रही है और जिस तरीके से उनका लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश को चलाना रहा है वो काबिल तारीफ और शानदार रहा है। लेकिन जहां तक बात योजनाओं के क्रियान्वयन की है, मेरा मानना है कि बहुत शानदार तरीके से हुआ। चाहे उसमें आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहें, 14 से 17 के बीच में जब जिस तरीके से अखिलेश यादव रहे, 18,000 मकान उनको बनाने थे, मेरा ख्याल 18 भी उन्होंने नहीं बनाए थे, 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बनाने थे, उसमें से भी कुछ नहीं किया था। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जो मैंडेट मिला है वो उनके काम पर, केंद्र की तमाम योजनाओं पर और प्रधानमंत्री जी के विजन पर। हाँ, आने वाले 5 साल में मुझे इतना जरूर लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच शायद गैप इस बार इतना ज्यादा हो जाएगा और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास अगले 5 साल में शायद जनता के लिए करने के इतने काम होंगे और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, सुरक्षा से लेकर, शिक्षा से लेकर तमाम वो चीजों में इतना विकास और उत्तर प्रदेश को उस स्तर तक लेकर जा चुके होंगे कि शायद कंपीट करना मुझे लगता है 2027 में संभव नहीं हो पाएगा। और ये गैप जो काम है उनमें से एक काम जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगता है, मैं पहले उसका जिक्र कर दूं फिर दूसरे की बात करूंगी। वो मुझे सीपी राय जी ये लगता है कि जो जनसंख्या नियंत्रण का मात्र एक ड्राफ्ट है, जो एक बिल है जो चर्चा में आया वो चला गया, वो इस बार क्रियान्वित हो जाए, क्या उत्तर प्रदेश में ये संभव होगा आपको लगता है? मीनाक्षी, पहली बात तो जनसंख्या नियंत्रण संबंधी जो बिल आएगा वो भारत की संसद में आएगा, उसका उत्तर प्रदेश के मतलब नहीं, ये नया कानून होगा और वो संसद को लाना होगा। नई सरकार बन रही है, उसको हमारी तरफ से बधाई। दोबारा जीत के आए हैं, यद्यपि काफी सीटें हारे हैं पुराने के मुकाबले में, लेकिन फिर भी विजय प्राप्त किया, बहुमत प्राप्त किया, उसके लिए उनको बधाई। और आज औपचारिक तौर पर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे, अपने नेता चुन लिए जाएंगे। प्रक्रिया सिर्फ ये होती है कि नेता चुनने के बाद ये राजभवन जाएंगे और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद राज्यपाल के यहाँ से इनको निमंत्रण दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए और अपने मंत्रिमंडल के गठन के लिए। फिर ये अपने मंत्रियों का नाम भेजेंगे और वो आज रात तक मुझे लगता है ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ये अधिक से अधिक कल सुबह तक। और जो ही राजभवन को नाम पहुंचेगा उसके बाद कोई शंका नहीं रहेगी और किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं रहेगा, वो नाम क्लियर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह 5 साल सरकार चलाई, उसको लेके उनको भी कुछ तकलीफें हुई इस बार और इसी नाते कुछ सीटें भी कम हुई। तो निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूं कि इस बार उनके अंदर और परिपक्वता होनी चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि आतंक से नहीं बल्कि शासन। नहीं सीपी राय जी, जब आप कहते हैं तकलीफें तो मैं पिन पॉइंटेड आपके जवाब चाहती हूँ। ये तकलीफें क्या, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सीटें कम हुई हैं, ये विचारणीय विषय है, तो उसको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी और उन कमजोरियों, उन कमियों को अपने दूर करने की कोशिश करेगी जिसके नाते इतनी सीटें कम हुई हैं। और मैं मान के चलता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को भी पूरा अनुभव हो चुका है और उनको दिखा है कि किस तरह चुनाव बहुत मुश्किल दौर में गुजरा। अब पूरी भारत की सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में उनके पूरे नेटवर्क को लगना पड़ा इस जीत के लिए, तब ये जीत हासिल हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि इस बार योगी जी एक बदले हुए योगी जी होंगे और निश्चित तौर पर वो एक परिपक्व मुख्यमंत्री होने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। संबित जी, मुबारकबाद थी, लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ कुछ संभावनाएं भी, भविष्य को लेकर कुछ आशंकाएं भी, कुछ चिंताएं भी आपके सामने रख दी है सीपी राय जी ने। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक मुबारकबाद का विषय है, शुभकामनाओं के लिए मैं भी धन्यवाद देता हूं, प्रति धन्यवाद। जहां तक सुझाव देने के आड़ में जिस प्रकार से तंज कसा गया है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।
देखिए मीनाक्षी जी, कई बार हमें लगता है कि जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, अगर वो वाकई समझदार हो जाते और उनको लगता कि कहीं ना कहीं उनके पूरे के पूरे प्रशासन में, उनके तरीके में गलती है, तो वो सुधर जाएंगे। और वो सुधर जाएंगे तो हमारे लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएंगी। वो जैसे हैं वो अच्छे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, वो लोग जैसे हैं, जिस प्रकार से वो मोदी जी पे हमले करते हैं, योगी जी पे हमले करते हैं, अमित शाह जी पे हमले करते हैं, मुझे लगता है वो अच्छे हैं। ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे लिए पथ प्रशस्त रहेगा, 24 के लिए भी और 29 के लिए भी पथ प्रशस्त रहेगा। अभी आदरणीय राय साहब ने कहा कि मैं आशा करता हूं, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एक तस्वीर आ गई है, अमित शाह पहुंच गए हैं। तस्वीरें इस वक्त सीधी हम दर्शकों को जानकारी दे दें, अमित शाह पहुंच गए हैं, यानी मीटिंग भी बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। रघुवर दास जी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप लखनऊ से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं, एक बात जो लोक भवन की तरफ जा रहे हैं, मैं बिल्कुल, और जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं, एक बात जो जहन में आती है वो ये कि एक गजब का कॉन्फिडेंस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। ये आपको तब भी दिखाई दिया होगा जब पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण की थी, उस वक्त भी बॉडी लैंग्वेज, जिस वक्त अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए आए थे उस वक्त भी यही कॉन्फिडेंस और यही उत्साह दिखाई दे रहा था। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में मैं अगर केवल अमित शाह की बात करूं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, चाहे चुनाव चल रहा हो या चुनाव के बाद विजेता घोषित हो गए हो, आज विधायक दल की बैठक भी हो। समित जी, कंटिन्यू। देखिए, मैं सिर्फ राय साहब को यही कह रहा था कि जब सीपी राय साहब ने कहा कि इस बार वो आशा करते हैं योगी जी आतंक से नहीं शासन से सत्ता चलाएंगे, तो मुझे आश्चर्य होता है। जिसको ये शासन कह रहे हैं दरअसल वो तुष्टीकरण था, और जिसको ये आतंक कह रहे हैं दरअसल ये कानून व्यवस्था को सुधारने का एक प्रकल्प था। और योगी जी के पुनः वापस आने में अगर मैं कहूँगा कि 100 में से मार्किंग करने की आवश्यकता है तो 50% मार्किंग कानून व्यवस्था को लेकर हैं। यहाँ 2 महिलाएं मौजूद हैं पैनल में, 2 मेरी बहनें मौजूद हैं। जो उत्तर प्रदेश की बहनों को आप पूछिए, आप महिलाओं को पूछिए, द साइलेंट वोटर्स जिन महिलाओं को कहा गया है, कानून व्यवस्था के सुधारने से किस प्रकार से वो आतंक मुक्त हुई हैं। जिस प्रकार से उन्हें छेड़ा जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनके मन में ये डर था कि अगर ये सत्ता परिवर्तित होता है तो फिर से वो दिन वापस तो नहीं आ जाएंगे कि कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय हमें छेड़ा जाएगा। और दूसरी बात, जिस माँ के जेब में मोदी जी ने 500 रुपए भेजे, जिसके घर के बाहर एक इज्जत घर टॉयलेट बनाई, जिसको श्रम कार्ड के माध्यम से, ई श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपए भेजे, जिसके घर में 10 किलो अनाज पहुंचता था, उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से मुस्कुराते हुए, बिना कुछ बोलते हुए उन्होंने योगी जी और मोदी जी को वोट किया है। यही शासन होता है। आप इसको आतंक मत कहिए। और मुझे लगता है थोड़ी विनम्रता, आज तो धन्यवाद देने का दिन है, आज तो बधाई देने का दिन है। मुझे लगता है आज ना मैं आप पे अटैक करूं और ना आप हम पे अटैक करें। 2-3 दिन बाद तो ये तू मैं चलना ही है। शशांक जी, मैं इससे पहले कि आपके पास सवाल के साथ आऊं, एक बार फिर तस्वीरें बता दूं। अमित शाह लोक भवन पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मीडिया का भी अच्छा खासा जमावड़ा वहां पर मौजूद है। योगी की टीम में अब कितने अफसर होंगे, कितने प्रोफेशनल्स होंगे, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शशांक जी, देखिए, अभी जो बात संबित जी ने कही, उन्होंने कहा कि जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया और कानून व्यवस्था के नाम पर मुहर उन्होंने कमल की दबाई। संबित जी ने अभी बात कही थी कि आज का दिन बधाई देने का है और बहुत ज्यादा ये भी थोड़ा वो बाद में भी हम लोग होती रहेगी जवाब कह रहे हो। लेकिन जब आपने पॉइंटेड सवाल पूछ ही लिया है तो मैं उत्तर के जवाब में प्रतिप्रश्न ही है मेरा, और वो इस बात का कि 2022 के लिए बहुत से वादे मिले थे। बुलेट ट्रेन का वादा था, 100 स्मार्ट सिटीज का वादा था, गंगा के साफ होने का वादा था। अगर पुरानी क्लिपिंग से आप निकालेंगे कि 2022 में ये सब होगा, तो इतना लंबा फ्यूचर गैप दिखा के और जनता को फिर एक नया एजेंडा ले आना। अब एक नई चीज दी है कि उत्तर प्रदेश को हेरिटेज हब करेंगे, तो हर ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीका है कि जनता में किस तरीके से अपने माहौल को बना। लेकिन इस बीच नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश निर्धनतम देशों में है, प्रदेशों में से है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि संबित जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि 50% लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। एक प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता हो सकती है कि किस रूप में आप ले रहे हो,
लेकिन एक सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, ये जो डिकेड चल रहा है 20 से 30 वाला, ये वो अंतिम डिकेड है जहां पर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का जो हमारा डिविडेंड है, अब वो डाउन है हमारे पास 40% से नीचे का, लेकिन अब वो ड्विंडलिंग स्टेज पे जाएगा, पीछे अभी घटना शुरू होगा, बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन एक मौका मिला था, केंद्र की डबल इंजन की सरकार थी, यूपी एक मैन्युफैक्चरिंग हब टाइप की चीज में डेवलप हो सकता था, रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को। हम उम्मीद करते हैं, आज कोई और ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आज नई सरकार है, सब्बी जी एक प्रभावी व्यक्ति है, तो मैं तो फिर इनसे अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो 27 और 32 मत दिखाइएगा, इन 5 सालों में अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कोई चीज हो सकती है तो उसको करें, क्योंकि आत्महत्या में भी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा आ रहा है, और आमदनी भी घटी है, जीडीपी भी घटी है। इसको हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार सही ट्रैक पर आने की कोशिश करेगी, और यूपी एक बड़ा प्रदेश है। संबित जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखा दूं। आप देख रहे हैं मंच पे सभागार की तस्वीरें, अमित शाह मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्य मंच है वहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। रघुबर दास मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, धर्मेंद्र प्रधान भी मंच पर मौजूद हैं। संबित जी, मैंने बड़े ध्यान से अभी बसपा के सपा के प्रवक्ता को सुना। देखिए, वो अच्छे प्रभावी व्यक्ति भी हैं और मृदुभाषी भी हैं, किंतु मुझे तो आश्चर्य हो रहा है जो भी उन्होंने कहा आज, मुझे लगता है चुनाव से पहले कहने की आवश्यकता थी। यदि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की गति सही नहीं, यदि आपको लगता है उत्तर प्रदेश में आमदनी घटी है, यदि आपको लगता है उत्तर प्रदेश के नवयुवकों के लिए योगी जी की सरकार ने नौकरी नहीं दी और परिस्थिति उत्तर प्रदेश में खराब थी, तो ये सारे चीज़ आपके माननीय अखिलेश जी चुनाव से पहले कह सकते थे, और कहा भी। इन सारे विषयों को लेके, इन्हीं विमर्शों के ऊपर तो चुनाव लड़ा गया, मगर जनता ने रिजेक्ट किया। जनता ने अंततोगत्वा इन सभी विषयों को सुनने के पश्चात जनता ने आपको नकारा है, और यही कहता है कि जो योगी जी ने, जो मोदी जी ने कहा था वो सही था। और देखिए, आप याद करिए, आपने अभी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता तो कितना बढ़िया हो जाता। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इस कंसेप्ट को जिस प्रकार से योगी जी ने लॉन्च किया, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिला। निवेश आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऊपर स्तर पर है। जब हम सरकार में नहीं थे, उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान का प्रदेश था जहां तक इकोनॉमी का सवाल है। दूसरे स्थान का प्रदेश तक लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का विषय है, लगभग 15 से 17% अनएम्प्लॉयमेंट था जब हम सरकार में आए थे 2017 में, वहां से घटा करके उसको लगभग 4.5% पे लाके खड़ा करना, ये सारी स्टैटिस्टिक्स पे हमने डिबेट किए हैं। मुझे लगता है इसी के आधार पर वोटिंग भी हुआ है। जनता ने हमें एक बहुत बड़े प्रचंड जीत के साथ जिताया भी है, उस पर अभी चिंता करके कोई लाभ नहीं है। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा चुनाव जो एक शिक्षा देती है ऑपोजिशन को, वह है कि आज के ऑपोजिशन के पास एक कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव नहीं है कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो क्या परिवर्तन कर देंगे, क्या बदलाव कर देंगे। उनके पास नैरेटिव केवल एंटी मोदी और एंटी बीजेपी का है। मोदी को कोसना, मोदी को गाली देना, और उत्तर प्रदेश में अब योगी जी को कोसना, योगी को गाली देना। इससे कभी भी हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा भी एक सुझाव है, वैसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, कि ऑपोजिशन को भी, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव जी को भी, अपने राजनीतिक सफर के जो मुद्दे हैं, जो उनका मानदंड है, उसे बदलने की आवश्यकता है। ये तस्वीरें एक बार आप लोग फिर देख लें। दर्शकों के लिए मैं फिर विवरण दे दूं। विधायक दल की बैठक बस शुरू होने वाली है, उससे पहले की जो मंच पर दीप प्रज्वलन की औपचारिकताएं होती हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, रघुबर दास, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सभी आपको इस मंच पर दिखाई दे रहे। स्वतंत्र देव सिंह, बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं योगी आदित्यनाथ। बैठक में सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा। अब कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का समय निर्धारित किया गया। सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा। सभी ने सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना। अब मुख्यमंत्री पद की शपथ कल शाम 4 बजे
इकाना स्टेडियम में एक भव्य समारोह में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत मुबारकबाद आपको। योगी आदित्यनाथ जो कि पहले से तय था, विधायक दल के नेता वो चुने जाएंगे ही। 4 बजे मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह का समय निर्धारित किया गया है और बहुत ही भव्य इसको स्वरूप देने की भी कोशिश की गई है। जब भी चर्चा होती है कि शपथ ग्रहण समारोह यानी बीजेपी का अपना एक शक्ति प्रदर्शन का मौका भी। देखिए, मैं इसे बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नहीं मानता हूं, मैं इसे जनता जनार्दन का मैंडेट मानता हूं। और जिस प्रकार से 4 इलेक्शंस लगातार कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, शासन में होते हुए भी 4 इलेक्शन लगातार जीते हैं, 2014, 2019, 2017 और 2022। ये चारों इलेक्शन के जीतने के पश्चात स्वाभाविक रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में रहा है। 2 लोकसभा के इलेक्शन रहे हैं, उसमें 2 विधानसभा के इलेक्शन रहे हैं। अभी मैं आदरणीय सीपी जोशी जी को सुन रहा था, सीपी राय जी को सुन रहा था, और कहीं ना कहीं सीपी राय जी ने कहा अगर आप किसी प्रकार से आक्षेप करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी आपको राष्ट्रद्रोही कह देती है, आपको हिंदुस्तान से बाहर निकलने के लिए कहती है। मीनाक्षी जी, आप तो स्वयं साक्षी हैं, इस पूरे डिबेट में हमने कहीं भी राय साहब को देश से बाहर निकलने के लिए या उनको हमने राष्ट्रद्रोही नहीं कहा। हमने कहा आज का दिन तीखी आलोचना के लिए नहीं है, आज एक अच्छा दिन है, स्वाभाविक है, हमें आज बधाइयां देनी चाहिए। मगर मैं 2-3 यहाँ पर, जहाँ तक राय साहब का कहना है कि बहुत अच्छा कोई प्रदर्शन बीजेपी का नहीं था, मैं बता दूं आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो मत प्रतिशत का अंतर है वो इस इलेक्शन में लगभग 9% का है। 9% डिफरेंस है हम दोनों पार्टियों के बीच, और 9% का डिफरेंस वह भी उस राज्य में जहां हम चौथी बार इलेक्शन जीत रहे हो, लोकसभा और विधानसभा को मिलकर के, तो स्वाभाविक है ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई 2-3% से हम जीते नहीं है। और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम नेता उतर के आ गए चुनाव में, जहां अखिलेश यादव जी का 1 मैन शो रहा। मेरा तो मानना है यही तो डिफरेंस है, हमारे पार्टी में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, और यही लोकतंत्र कहता है कि सबके साथ के साथ संगठन आगे कैसे बढ़े। मगर आश्चर्य की बात है, स्वयं पिताश्री के आशीर्वाद के बिना जिस प्रकार अखिलेश यादव विगत चुनाव में भी लड़े, और इस चुनाव में भी कहीं न कहीं बाकी बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट उन्होंने। एक छोटी सी बात मैं संबित जी कहना चाहूंगी कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की फुदले शायद, आज हमें इसी पर चर्चा करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।